यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस विषय को हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। दरअसल विद्या प्रवेश के आधार पर बाल वाटिका व क्लास 1 के बच्चों का आकलन कर प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र भरना है और इसे पोर्टफोलियो के रूप में स्कूल में संरक्षित भी करना है। इसके लिए हम आपको स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, विद्या प्रवेश व बच्चों के आकलन प्रपत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बस आप धैर्य से पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए, निपुण भारत बच्चों के विकास के मुख्य 3 आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम पर विशेष जोर देता है। यहाँ पर विद्यालय तैयारी कार्यक्रम से मतलब है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम। अभी जो बातें हमने आपसे कही, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो निपुण भारत मिशन है वो बच्चों के विकास के मुख्य 3 आयाम। अब आप समझ लीजिए कि बच्चों के विकास के जो 3 मुख्य आयाम हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला आयाम है वो है बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। जो दूसरा आयाम है वो है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, और जो तीसरा आयाम है वो ये है कि बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। तो इन तीनों आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए निपुण भारत मिशन द्वारा 12 सप्ताह का एक गतिविधि आधारित स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बनाया गया है और इसके लिए एक गतिविधि कैलेंडर भी बनाया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब आगे की बात को ध्यान से सुने कि कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांश समय बच्चों के लिए बंद रहे। तो जब विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए बंद रहे तो इसकी वजह से बच्चे शैक्षणिक रूप से और विकासात्मक रूप से पिछड़ गए। इस पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से NCERT द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल यानी कि स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल तैयार किया गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक विद्या प्रवेश का जिक्र किया है। विद्या प्रवेश NCERT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है और विद्या प्रवेश का उद्देश्य क्या है या जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है ये क्यों चलाया गया, इसे आप समझ लीजिए कि सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद 3 महीने तक विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा के बच्चों को 3 महीने का एक खास कोर्स कराया जाएगा। 3 महीने का मतलब यहाँ पर 12 सप्ताह हुआ, जिसका जिक्र हम आपसे ऊपर कर रहे थे कि 12 सप्ताह की गतिविधियाँ बनाई गई हैं और उसके लिए एक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है। इसमें उन्हें खेल खेल में जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा। अब देखिए, NCERT ने जो विद्या प्रवेश बनाया है यानी कि जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम बनाया है उसके जो दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के आधार पर SCERT उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से एक कार्यक्रम बनाया है और इस कार्यक्रम का नाम है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, और जिसके लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है जिस मॉड्यूल का नाम है स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल। और इस स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल के आधार पर प्रदेश भर के 1.106 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाते हुए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी गई है। अब समझिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों व प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने की बात कही गई है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ती और सहायिकाओं को भी प्राथमिक विद्यालय के नोडल शिक्षक के साथ ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और स्कूल रेडनेस कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि प्राथमिक विद्यालय के नोडल शिक्षक व आंगनवाड़ी केंद्र की प्रशिक्षित कार्यकर्ती या सहायिका आपस में समन्वय स्थापित कर 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चे जो बाल वाटिका के अंतर्गत आते हैं उनको व कक्षा 1 के बच्चों को विद्यालय तैयारी मॉड्यूल यानी कि स्कूल रेडनेस मॉड्यूल के आधार पर पढ़ा सकें। अभी तक हमने आपको बताया कि स्कूल रेडनेस कार्यक्रम कक्षा 1 के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन विद्या प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल रेडनेस कार्यक्रम को आंगनवाड़ी केंद्रों के तीसरे श्रेणी यानी कि बाल वाटिका के बच्चों व प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 के बच्चों को सम्मिलित रूप से स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में निहित गतिविधियों के आधार पर एक साथ पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। अब आइए 3 माह के विद्यालय तैयारी या बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन की समय सारणी को देखा जाए। यहाँ पर विद्यालय तैयारी कार्यक्रम और बाल वाटिका कार्यक्रम दोनों मेंशन है।
कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 के बच्चों के लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों के जो श्रेणी 3 के बच्चे हैं, यानी कि जो बाल वाटिका स्तर के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए ये समय सारणी एप्लीकेबल है। अब देखिए, इस समय सारणी में सबसे पहले माह तिथि लिखा गया है और फिर गतिविधि लिखा गया है। माह के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022। तो देखिए, जो नवीन शैक्षिक सत्र होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक जो गतिविधियां हुई उसके अंतर्गत इसके सामने लिखा गया है कि कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन। कि पहला काम तो ये करना है कि जो कक्षा 1 में नव प्रवेशी बच्चे हैं उनका नामांकन करना है, एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण, और इसी के साथ ही साथ चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण करना है। अब आप यहाँ पर पहले चहक को समझ लीजिए कि चहक क्या है। देखिए, चहक का अर्थ होता है चहकना या खुश होना, यानी कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करने में खुशी का माहौल प्राप्त कर सकें या खुशी महसूस कर सकें के लिए चहक कार्यक्रम बनाया गया है। चहक की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। कहने का मतलब वही है कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करने में खुशी का माहौल प्राप्त कर सकें या खुशी महसूस कर सकें। अब देखिए, चहक कार्यक्रम को संचालित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 3 माह के स्कूल रेडनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को बनाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। तो चहक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जो इन 12 सप्ताह की गतिविधियों को करेंगे उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे एक खुशी के माहौल के साथ प्राप्त कर सकें, और इस स्कूल रेडनेस बाल वाटिका कार्यक्रम में अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए, उन्हें भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। अब देखिए, 1 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की जो गतिविधि थी कि कक्षा 1 में नव प्रवेशी बच्चों का नामांकन करना था और चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण करना था, ये कार्य तो हो चुका है। अब इसके बाद जो अगली तिथि है वह है 25 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022। अब देखिए, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम या बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12 सप्ताह की गतिविधि है उसकी शुरुआत इसी ड्यूरेशन से होती है, यानी कि 25 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 का बीच का जो ड्यूरेशन है इसमें कक्षा 1 और बाल वाटिका स्तर पर विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर के अंतर्गत जो प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह और तृतीय सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उसका संचालन होना था। अब देखिए, ये जो साप्ताहिक गतिविधियां हैं इनका लिंक शेयर किया गया था। गतिविधि आधारित वीडियो का लिंक था जो बच्चों के साथ में साझा किया जाना था, उन वीडियोस को बच्चों को दिखाने थे। तो जो 3 सप्ताह की गतिविधियां थीं वो 25 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक संचालित हुई। इन गतिविधियों का जो लिंक है वो ब्लॉक और जनपद स्तर के जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें साझा किया गया था। आपने उन्हें प्राप्त किया होगा और लिंक के आधार पर सोमवार से लेकर शनिवार तक की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को आपने बच्चों को दिखाया भी होगा। इसके बाद जो अगली तिथि है वो है 16 मई 2022 से 15 जून 2022। इस बीच में ग्रीष्मावकाश था। इसके बाद की जो तिथि है वो है 16 जून से 25 जून 2022। ये ड्यूरेशन इस समय चल रहा है, यानी कि ग्रीष्मावकाश के बाद जब विद्यालय खुले तो वो जो ड्यूरेशन है वो इसमें इंक्लूड है, यानी कि 16 जून 2022 से 25 जून 2022। तो इस बीच में आपको क्या करना है, देखिए ये जो ड्यूरेशन है वो इस समय चल रहा है, तो इस बीच में आपको 25 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक जो तीनों सप्ताह की गतिविधियां थीं उनका रिवीजन करवाना है आपको, यानी कि फिर से आपको बच्चों को उन गतिविधियों को दिखाना है। इसके बाद 27 जून 2022 से 30 जुलाई 2022 के मध्य गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। देखिए ये जो बीच का समय है इसमें चौथे सप्ताह, 5वें सप्ताह, 6वें सप्ताह, 7वें सप्ताह और 8वें सप्ताह की जो गतिविधियां हैं वो संचालित होंगी। इनका भी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको इन गतिविधियों को बच्चों को दिखाना है और स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जो उद्देश्य है उसे आपको प्राप्त करवाना है। इसके बाद जो अगली तिथि है वो है 1 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022। गतिविधि कैलेंडर के अंतर्गत देखिए 8 सप्ताह की गतिविधियां तो ऊपर हो चुकी हैं। अब 9वें सप्ताह, 10वें सप्ताह, 11वें सप्ताह और 12वें सप्ताह की जो गतिविधियां होंगी उनका संचालन 1 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022 के मध्य होगा। इसके बाद जो अगली तिथि है वो है 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022। इसके अंतर्गत प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन, यानी कि जब 12 सप्ताह की गतिविधियां पूर्ण हो जाएंगी तो 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 के मध्य आपको बच्चों का आकलन करना है
और अभिभावकों के साथ चहक के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन करना है। इसकी जो कार्य योजना होगी वो भविष्य में साझा की जाएगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको और बतानी है कि देखिए कि 25 अप्रैल से 14 मई 2022 के मध्य आपने पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह की गतिविधियाँ करवाईं और इनका जो रिवीजन है वो 16 जून 2022 से 25 जून 2022 के मध्य भी करवाना है। तो शुरुआत में ही यानी कि पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह की गतिविधि के आधार पर आपको बच्चों का शुरू में ही एक आकलन करना है और उसके बाद जब 12 सप्ताह की गतिविधियां पूर्ण हो जाएंगी तो उसके बाद भी आपको बाल वाटिका स्तर के और कक्षा 1 के स्तर के जो बच्चे हैं उनका एक आकलन प्रपत्र भरना है और उस आकलन प्रपत्र के आधार पर प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करना है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आकलन प्रपत्र को कैसे भरा जाएगा और बच्चों का जो पोर्टफोलियो है वो आप कैसे तैयार करेंगे। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है यही स्कूल रेडीनेस के तहत बाल वाटिका और कक्षा 1 के बच्चों का जो आपको आकलन करना है उसका फॉर्मेट है, यानी कि उसका आकलन प्रपत्र है। इसमें सबसे पहले जिले का नाम लिखना है, फिर ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम यानी कि वही शिक्षक यहाँ पे लिखे जाएंगे जिन्होंने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद बच्चे का नाम, फिर अभिभावक का नाम, फिर पहला आकलन का दिनांक, जिस दिन आप पहला आकलन करेंगे उसका आपको दिनांक डालना है। फिर यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो चिपकाई जाएगी, विद्यालय का UDAS कोड, बच्चा लड़का है या लड़की है इसका चयन करना होगा, अभिभावक का फ़ोन नंबर। और जब आपकी 12 गतिविधियां यानी कि 12 सप्ताह खत्म हो जाएंगे तो उस दिन जब आप आकलन करेंगे तो वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी, यानी कि दूसरे आकलन का दिनांक आपको यहाँ पर डालना होगा। अब देखिए विद्या प्रवेश आकलन के कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन्हें आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आकलन 2 बार होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपका प्रथम और द्वितीय सप्ताह की गतिविधियां पूर्ण होंगी तब आपको एक आकलन करना है और अंत में जब आपकी 12 गतिविधियां या 12 सप्ताह खत्म हो जाएंगे लास्ट में आपको आकलन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में आपको आकलन करना है। इसमें अगला पॉइंट है कि यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। ये कोई परीक्षा नहीं है और ये जो आकलन होगा वो तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। अब इसमें अगला पॉइंट है कि रेटिंग स्केल 1 से 3 होगा, यानी कि आपको 1, 2, 3 रेटिंग स्केल देना है। जो बच्चे स्वयं करते हैं उन्हें 1 दिया जाएगा, जो मदद से करते हैं उन्हें 2 दिया जाएगा और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें 3 दिया जाएगा। अभी हम रेटिंग वाला फॉर्मेट आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। इसमें अगला पॉइंट है दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। देखिए जो दोनों आकलन होंगे यानी कि जो पहले 2 सप्ताह में होगा और जो अंत में होगा, दोनों के लिए रेटिंग जो स्केल होंगे वो लगभग समान होंगे ताकि बच्चे की प्रगति का पता चल सके। इसमें अगला है कि अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है, कि जो बच्चों के अभिभावक होंगे उनके साथ ये जो आकलन है उसे साझा करना होगा। अब आइए हम आपको रेटिंग स्केल वाला जो फॉर्मेट है उसे दिखाते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये रेटिंग स्केल का फॉर्मेट है। इसमें पहला कॉलम है क्रमांक, दूसरा है आकलन का क्षेत्र, तीसरा है पहला आकलन और चौथा है दूसरा आकलन। जो दूसरा कॉलम है आकलन का क्षेत्र, इसमें संकेतक हैं, यानी कि जिन संकेतकों के यानी कि जिन इंडिकेटर्स के आधार पर आप बच्चों का आकलन करेंगे वो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो जो पहला इंडिकेटर है वो ये है कि नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है, कि जो बच्चे हैं वो नियम और जो निर्देश हैं कि अगर आप उनको कोई नियम बताएं या कोई निर्देश दें तो उनका वो पालन करने में सक्षम है। तो यहाँ पर इसके आगे जो कॉलम है वो स्वयं करते हैं, तो अगर बच्चे अपने आप से कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, अगर किसी की मदद से करते हैं तो 2 लिखा जाएगा और नहीं कर पाते हैं तो 3 लिखा जाएगा। इसी तरह से जब आप दूसरा आकलन करेंगे तो इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर आपको दूसरा आकलन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आकलन में कोई बच्चा नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो जब आप तीसरे वाले कॉलम में 3 भरेंगे तो हो सकता है कि जब आप दूसरा आकलन करें तो वो पहले वाले कॉलम में जो दर्शाया गया है कि स्वयं करते हैं यानी कि बच्चा स्वयं करने में सक्षम हो, तब आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा, तो ये प्रगति बताएगा पहले आकलन में, और जब आप दूसरा आकलन करेंगे तो उन दोनों की प्रगति को दर्शाएगा। इसी टाइप से जो दूसरा इंडिकेटर है कि भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना, तो अगर बच्चा स्वयं कर पाता है तो 1, मदद से करते हैं तो 2, नहीं कर सकते हैं तो 3। इसी तरह से जब आप दूसरा आकलन करेंगे तो वहाँ पर आपको करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो कुल 10 इंडिकेटर हैं, तो इन 10 इंडिकेटर्स के आधार पर आपको क्या करना है कि बच्चे का पहला आकलन करना है और फिर लास्ट में आपको दूसरा आकलन करना है। सबसे नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे और दूसरी तरफ अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। तो ये जो आकलन प्रपत्र है आपको प्रत्येक बच्चे का भरवाना है और इस आकलन प्रपत्र में 2 पेज होंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए दोनों पेज भरने होंगे। तो आप जैसे एक बच्चे का दोनों पेज भर देंगे उसे स्टैपल कर दीजिएगा
उसे किसी फाइल में रख दीजिएगा, तो ये पहले बच्चे का पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे बच्चों के पोर्टफोलियो तैयार करने हैं।